हेलो। हेलो एवरीवन। एक बार थोड़ा ऑडियो का बता दीजिएगा। ऑडियो अगर क्लियर है तो एक रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा ओके साइन के साथ या थम्स अप देके। ठीक है, तो बेसिकली आप सब लोगों को पता होगा कि एसआई का इंटरव्यू है अभी 24 से स्टार्ट होने वाला है। और बहुत सारे हमारे बच्चे जो हमसे एसोसिएटेड थे, हमने उनका मॉक इंटरव्यू भी लिया था। और बाकी सबके लिए एक लास्ट मोमेंट गाइड, बेसिकली गाइडलाइन देने चाह रहे हैं। थोड़ा एक बेसिक इंस्ट्रक्शन देने चाह की कोशिश है कि क्या चीज़ें आपने अवॉइड करनी है बिल्कुल। ठीक है। तो सेशन का हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ये रहेगा कि इनिशियल में मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा जो न्यूज़ में रही हैं, जो काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी रही हैं, तो उनके आंसर्स आपको कैसे मैनेज करने हैं। उसके अलावा अगर आपके कोई भी डाउट हैं तो आप पूछ सकते हैं। साउंड नॉट क्लियर। हेलो। अब ठीक है आवाज़? एक बार बता दीजिएगा अगर आवाज़ में कोई इशू है आपको। हेलो। ठीक है, तो बाकी कितने लोग हैं 24 से जिनका ऐसा ही है इंटरव्यू है? तो एसआई का इंटरव्यू, ठीक है, तो बेसिकली कुछ चीज़ें, ठीक है स्टार्ट करते हैं। तो एक दो इशू थे, जैसे रिसेंटली यूपी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने कुछ सजेशंस दिए हैं रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। तो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का मतलब ये है कि बेसिक जो पुलिसिंग सिस्टम है उसमें, ये 1 से 2 दिन पहले की न्यूज़ है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपके जो बोर्ड मेंबर हैं ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं जो बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहा हो। कई की बार तो ऐसा होता है कि वो सुबह की हेडलाइन ही आपसे पूछ लेते हैं। और सुबह की हेडलाइन पूछ लेंगे सिर्फ इसलिए कि ये बच्चा इतना अवेयर है कि ये न्यूज़पेपर पढ़ता है, ये अवेयर है कि आसपास इसके क्या चल रहा है। तो ऐसे ही एक न्यूज़ जिसने बहुत ज़्यादा हाईलाइट बनाई कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग ने जो बेसिकली फंक्शनिंग है आईएएस की या जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसकी फंक्शनिंग में थोड़ा सा चेंज करने के लिए प्रपोज किया है। नॉर्मली जो अभी आईएएस है उसको आ, जो रूल फॉलो करते हैं वो करते हैं आईएएस कैडर रूल, जो कि 1954 के बने हुए हैं। और एक चेंज प्रपोज किया गया है। उस चेंज के हिसाब से एक्चुअल में अभी जो फंक्शनिंग होती है, सारे ही आईएएस या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की जो रिक्रूटमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है और उनकी पोस्टिंग स्टेट गवर्नमेंट के अंडर होती है। आपको भी पता होगा, जो भी आपके सीएम के जो सेक्रेटरी हो गए, चीफ सेक्रेटरी हो गए, इवन डीआईजी वगैरह हो गए, इन सब की जो अपॉइंटमेंट है बेसिकली वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर होती है। उनकी सारी ट्रेनिंग सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, बट ये वर्क अंडर डेपुटेशन करते हैं स्टेट गवर्नमेंट के अंडर। तो बेसिकली जो चेंज प्रपोज किया है, जो चेंज उन्होंने बोला है, उस चेंज के अकॉर्डिंग अभी तक डेपुटेशन, जैसे फॉर इंस्टेंस की कोई डीआईजी है, एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं कि अरुणाचल प्रदेश का डीआईजी है। तो अरुणाचल प्रदेश के डीआईजी को सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि आपको डेपुटेशन पे वापस आना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट को या सेंट्रल एजेंसीज को सर्व करें। तो इसमें जो ऑफिसर है, फॉर इंस्टेंस डीआईजी, उनसे पूछा जाएगा कि आप चाहते हैं वापस जाना ही नहीं जाना। और उसके साथ साथ अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट से भी पूछा जाएगा कि आप अपने इस ऑफिसर को रिलीव करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। ठीक है। अब ये प्रोसेस में कई बार ऐसा होता था कि डीआईजी खुद विलिंग नहीं होते थे, या जो भी ऑफिसर है खुद विलिंग नहीं होते थे, तो कई बार स्टेट भी मना कर देता था। अब ये चेंज करके इसमें ओवर राइडिंग पावर सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हाथ में रखना चाहती है कि जो जितनी भी अपॉइंटमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से डेपुटेशन पे जब चाहे किसी भी ऑफिसर को बुला ले। और इनके स्टेट गवर्नमेंट, फॉर इंस्टेंस अरुणाचल प्रदेश की गवर्नमेंट मना करती है, तो और वो ऑफिसर मना करता है, तो उसका कैडर लॉस्ट हो जाएगा, यानी वो कैडर से बाहर कर दिया जाएगा। यानी उसका ऑफिसर का खुद का कोई से नहीं है। तो ये जो न्यूज़ है इससे एक्चुअल में ब्यूरोक्रेसी में
बहुत बड़ा इशू डेवलप हो सकता है कि जो ब्यूरोक्रेसी है स्टेबिलिटी चाहती थी, जो काम करने की आज़ादी चाहती थी, तो अब उनके लिए इशू हो जाएगा कि वो कभी भी सेंट्रल मिनिस्टर्स के अंडर या उनके जो भी रूल है, जो भी गाइडलाइन सेंट्रल एजेंसीज देती है, उनको बहुत हद तक फॉलो करना पड़ेगा। और अपनी स्टेट एजेंसीज को हो सकता है कि जो बहुत ही खास ऑफिसर हो स्टेट गवर्नमेंट के, उनको ही डेपुटेशन पे बुला ले, जस्ट बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल रीजन। आप लोगों ने कुछ टाइम पहले न्यूज़ सुनी होगी कि बंगाल के चीफ सेक्रेटरी को डेपुटेशन पे बुलाया गया था और उन्होंने मना कर दिया था, एंड देन ममता बनर्जी और सेंट्रल गवर्नमेंट की कंट्रोवर्सी हुई थी। तो ऐसी ही कंट्रोवर्सी से बचने के लिए ये चेंज प्रपोज किया गया, अभी चेंज लगा नहीं है। तो चेंज बेसिकली रिगार्डेड है डेपुटेशन के ऊपर कि ऑफिसर का डेपुटेशन सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी मर्जी से कर सकती है। तो बेसिकली ये डेपुटेशन से कहीं ना कहीं जो बेसिक इशू है वो है इशू फेडरलिज्म का, कि ये टसल वापस में स्टेट वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में आ जाएगा। तो इस इशू में कोई भी किसी को भी डाउट हो पूछ लीजिएगा कि फेडरलिज्म में कैसे इशू आएगा, क्योंकि जितने भी ऑफिसर हैं जो स्टेट गवर्नमेंट चाहती है कि उनके लॉयल हो, बट फॉर इंस्टेंस पॉलिटिकल रीजन की वजह से कोई भी अच्छा ऑफिसर हो सेंट्रल गवर्नमेंट वापस बुला लेगी, या कोई भी खास ऑफिसर हो जैसे बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी का कोई बहुत खास ऑफिसर हो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने वापस बुला लेगी डेप्यूटेशन पे। और हो सकता है कि कोई ऐसा बंदा अपॉइंट कर दे जो बीजेपी का खास हो, यानी बहुत ज़्यादा लॉयलिस्ट हो, कोई ऐसा ऑफिसर भेज दे। तो इससे एक्चुअल में इनडायरेक्टली कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है सारे सिस्टम को, और इससे बहुत सारे स्टेट नाखुश भी हैं। बट एक आर्ग्यूमेंट दिया जा रहा है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के द्वारा कि वो ये कर रहे हैं क्योंकि शॉर्टेज है बहुत सारे ऑफिसर्स की, ट्रेंड ऑफिसर्स की। तो ये न्यूज़ में है कि ये चेंज करने जा रहे हैं बेसिक जो स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये न्यूज़ है, ये 2-4 दिन पहले की न्यूज़ है, काफ़ी न्यूज़ में रहा है। इस पे क्वेश्चंस हो सकता है कि आपसे एक्सपेक्ट कर ले, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। इसके अलावा कोई किसी का कोई डाउट है वो पूछ ले, उसके अलावा नहीं तो नेक्स्ट इलेक्शन का इशू काफ़ी न्यूज़ में रहा है। तो इलेक्शन से बेसिक जो चीज़ें हैं वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपसे पूछी जा सके, जैसे इलेक्शन कमीशन की फंक्शनिंग क्या होती है, इलेक्शन कमिश्नर का टेन्योर कितना होता है, रिटायरमेंट एज क्या होती है, उनका अपॉइंटमेंट का क्या इशू रहता है। क्योंकि 5 स्टेट के इलेक्शन चल रहे हैं, उनका प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, वोटिंग वाला भले ही लेट है बट वो प्रोसेस स्टार्ट है। उसके अलावा क्योंकि 26 जनवरी भी बीच में पड़ेगी, तो एक क्वेश्चन 26 जनवरी से रिलेटेड भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो ये हमारा रिपब्लिक डे है वो खाली 26 जनवरी को ही क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, ये 15 जनवरी को क्यों नहीं सेलिब्रेट किया गया, या 10th जनवरी को क्यों नहीं सेलिब्रेट किया गया, या कोई और डेट पे कोई और टाइम पे क्यों नहीं सेलिब्रेट किया गया। तो ये ऐसे डाउट भी पूछे जा सकते हैं। और आप में से कितने लोगों को पता है कि खाली ये 26 जनवरी को ही सेलिब्रेट क्यों किया जाता है, और रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, जो हम रिपब्लिक डे मनाते हैं उसका एक्चुअल में मतलब क्या है। तो ऐसे बेसिक क्वेश्चंस क्योंकि डेट बीच में पड़ रही है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट रहता है कि करंट अफेयर्स के कैसे क्वेश्चन आएंगे। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे जो हेडलाइंस में रहे हैं, जो एक्चुअल में वो एक्सपेक्ट करते हैं कि एज अ ऑफिसर आपको पता होना चाहिए। तो बताइए रिपब्लिक क्या होता है, किसी को थोड़ा बहुत भी आइडिया रिपब्लिक क्या होता है और रिपब्लिक डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं हम एक 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे खाली सेलिब्रेट करने से हमारा काम चल रहा था, तो वाई दिस अनदर डे रिपब्लिक डे। कोई आइडिया किसी को? वो आपसे बहुत बेसिक पूछ लेंगे कि वाई 26 जनवरी। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं कि रिपब्लिक क्या होता है, रिपब्लिक की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है,
हाँ, गेवा ने दिया लाहौर सेशन वाला आंसर। मीजिंग उसके बाद हम डिस्कस करेंगे, अभी मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। हाँ, फर्स्ट टाइम रेजोल्यूशन हुआ था लाहौर सेशन में 26 जन पे। एंड रिपब्लिक का कॉन्सेप्ट आपको पता ही होगा सब लोगों को कि रिपब्लिक का कॉन्सेप्ट क्या होता है। अब बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन है कि सर इतने सारे करंट अफेयर्स हैं, क्या क्या पढ़ें। तो देयर आर सम थिंग्स विच आर मोर इम्पोर्टेंट, देयर आर फ्यू थिंग्स विच आर लेस इम्पोर्टेंट। अगर आप ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात करें तो एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिसिंग से रिलेटेड कोई भी चीज़ है वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। एंड करंट अफेयर्स में जो चीज़ बहुत ज़्यादा हाईलाइट रही है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही है, या कोई बहुत मेजर इंसिडेंट हुआ है आजकल में, एक हफ्ते के अंदर, इस महीने के अंदर, वो न्यूज़ में रहता है। जैसे फॉर इंस्टेंस प्राइम मिनिस्टर की अगर सिक्योरिटी है, तो क्या ये आप लोगों के हिसाब से इंपॉर्टेंट इशू है या इंपॉर्टेंट इशू नहीं है? फॉर इंस्टेंस ड्रग्स से रिलेटेड कोई इशू अगर आप लोगों के हिसाब से इंपॉर्टेंट है या नहीं इंपॉर्टेंट है? ड्रग पूरे 2 साल से न्यूज़ में रहा है, ड्रग पुलिसिंग को इफेक्ट करता है, ड्रग से रिलेटेड एजेंसी आप लोगों के लिए इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे फंक्शन करता है, वहाँ का लोकल जो अथॉरिटी है, गो टू पर्सन कौन है जो ड्रग्स एजेंसी का हेड है, ड्रग एजेंसी के जो हेड हैं इन अरुणाचल प्रदेश। क्योंकि ड्रग इशू है नॉर्थ ईस्ट में, इवन थ्रू आउट द इंडिया में एक बहुत बड़ा इशू है। आपसे पूछ सकते हैं कि ड्रग के मैने को कैसे कंट्रोल करेंगे। तो पूरी दुनिया के बारे में तो सर जो आपका इंटरव्यू ले रहा है उसको भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता पूरी दुनिया के बारे में। बट एज अ ऑफिसर वो सिर्फ आपसे इतना एक्सपेक्ट करता है कि बहुत बेसिक चीजें, बहुत ही ज्यादा जो बेसिक चीजें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। ऐसा कोई, देखिए उनके पास ऑप्शंस में, आप देखिए, आप जो भी लोग लाइव ले रहे हैं उनके पास ऑप्शन है हंड्रेड्स ऑफ कैंडिडेट का, बट सीटें लिमिटेड है। तो वो उनको ऐसे स्टूडेंट्स चाहिए जो थोड़े बेसिकली थोड़े से ज़्यादा एक्टिव हो, बेसिक इंफॉर्मेशन रखते हो। बहुत ज़्यादा स्कॉलर आर्टिस्ट उनको नहीं चाहिए, आर्टिस्टिक पर्सन्स नहीं चाहिए। जो लोग डर रहे हैं, ये इसलिए नहीं आपका सेशन कराया गया कि हम आपको करंट अफेयर की लिस्ट दे देंगे वो आ जाएगा, इसलिए कि एक आइडिया आपको लग जाए। और ये इंपॉर्टेंट है, ये आजकल में ये इंसिडेंट न्यूज़ में रहे हैं, ताकि हो सकता है कि 10 आपसे सवाल पूछे, आप 4 के जवाब तो दे पाओ, इसलिए आपको ये टॉपिक्स दिए जा रहे हैं। तो मीजिंग आपका जो डाउट था, सिर्फ बेसिक चीजें, जैसे अब कोविड से आप एक्सपेक्ट करोगे या नहीं करोगे? कोविड एकदम हॉट टॉपिक, एकदम बर्निंग टॉपिक रहने वाला है, क्योंकि पूरी दुनिया को इफेक्ट किया है इन 2 to 3 years। पूरे सिस्टम को इफेक्ट किया है। ड्रग की जो प्रॉब्लम है, कोविड की प्रॉब्लम है, ये सारी प्रॉब्लम से पुलिस डिपार्टमेंट भी फेस करता है। सबसे बड़ा चैलेंज था कोविड में कि कैसे लोग अपने आप को इन्फेक्ट किए बिना दूसरे लोगों को पुलिसिंग देना। ठीक है, तो जो बहुत ही ज्यादा न्यूज में रही हैं चीजें, ये बहुत ज्यादा बेसिक टॉपिक है, सिर्फ आप उन पे फोकस करके जाइए। कोई भी ऐसा कैंडिडेट जो बहुत ज़्यादा डेप्थ में नॉलेज रखता है, बट उसको किसी टॉपिक में उसको बहुत सारी नॉलेज है, उसने सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, यहाँ तक कि कोविड के अगले वेरिएंट का नाम क्या रखा जाएगा, उसके अगले वेरिएंट का नाम क्या रखा जाएगा, सारा उसने हेल्थ डिपार्टमेंट के एक एक सेक्रेटरी का नाम याद कर लिया, सब कुछ याद कर लिया, बट उसको पुलिसिंग का बेसिक भी नहीं पता, तो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। क्योंकि रिसर्च नहीं करनी है कोविड पे, बस बेसिक पता होना चाहिए, पुलिसिंग पे बेसिक पता होना चाहिए। मैं जब इंटरव्यू ले रहा था तो बहुत सारे बच्चों को मोटो ऑफ अरुणाचल प्रदेश पुलिस नहीं पता। आप अरुणाचल प्रदेश की पुलिस में जाना चाहते हैं, आपको मोटो तो पता होना चाहिए, बेसिक। तो आप ये समझ रहे हैं कि बेसिक का मतलब क्या होता है?
कोई आपके स्पेसिफिक और क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए, उसके बाद नहीं तो मैं आपको टॉपिक्स बता दूंगा जिसको आपने किसी भी हालत में स्किप नहीं करना है। अमेजिंग, आपका डाउट क्लियर हुआ कि सब कुछ नहीं पढ़ने की कोशिश करनी है, जो पढ़ना है उसको अच्छे से पढ़ना है, और पढ़ना जो टॉपिक्स हैं वो मैं बता ही चुका हूँ। और कोई ड्रेसिंग से रिलेटेड कोई इशू, सवाल का जवाब नहीं आता है तो क्या करें, किसी का कोई भी ऐसा इशू हो, कई ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो फर्स्ट टाइम इंटरव्यू देने जा रहे होंगे, उन्होंने इससे पहले कोई इंटरव्यू फेस नहीं किया हो, ऐसे कोई स्टूडेंट है? अगर ऐसा कोई स्टूडेंट है तो वो बता दीजिए, आपके लिए कुछ अलग से गाइडलाइन दी जाएंगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने वो इन्वायरमेंट फेस किया है। एक जो बिल्कुल नहीं करना है डोंट्स वाली चीजों में, कि हम जब भी कोई भी क्वेश्चन में एसआरटी दे, ठीक है, जो भी लोग फर्स्ट टाइम इंटरव्यू देने जा रहे हैं वो कम से कम 1 से 2 मॉक इंटरव्यू दे दे, देख लें, यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। अगर वो आपको पुलिस सर्विसेज से रिलेटेड नहीं मिलते हैं तो किसी और भी सर्विसेज का आप इंटरव्यू देख लें। एक जो बेसिक एटिकेट्स आपको चाहिए होते हैं, ड्रेसिंग के लिए क्या क्या चाहिए चाहिए होती हैं, वो आपको उससे एक आइडिया मिल जाएगा, रफ आइडिया। अपने जो भी कपड़े हैं बहुत ज़्यादा लूज नहीं रखने हैं, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं रखने हैं, ठीक है। कपड़े एक नॉर्मल कपड़े रखने हैं, लाइट कलर के आपने शर्ट पहनी है, प्रिफरली लाइट कलर, और डार्क कलर की ट्राउजर, ब्लैक कलर बेस्ट है, साथ में उसी कलर का मैचिंग ब्लेजर मिल जाए तो बेस्ट है, ठीक है। ये कपड़ों के इंस्ट्रक्शन है। बहुत सारे लोगों के मन में डाउट रहता है कि टाई पहननी है नहीं पहननी है, तो टाई, ऐसा है कि टाई की इतनी रेलेवेंस नहीं है, टाई अच्छी लगती है अगर आपने पहले टाई पहनते हो तो, या फिर जिनको टाई पहनने की सोच रहे हैं वो टाई पहन के कल के दिन, जैसे फॉर एग्जांपल किसी का 25th को है तो 2 से 3 दिन टाई पहन के उसको रखें, वो यूनिफॉर्म पहन के थोड़ा बैठे, कि ताकि आप उसमें कंफर्टेबल हो जाएं कि टाई के साथ बोला कैसे जाता है। कई लोगों को बड़ा ऑड सा लगता है जब वो टाई पहनते हैं पहली पहली बार। जैसे अना का क्वेश्चन है कि सर क्या इंटरव्यू में लैंग्वेज मैटर करती है? डिपेंड्स। जैसे आपको अलग अलग एग्जांपल देता हूँ, फॉर इंस्टेंस आईएएस का अगर आप देंगे कभी भी, या स्टेट सर्विसेज का, तो आपके पास पूरी लिबर्टी होती है कि आप इंग्लिश या हिंदी कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, ठीक है, मीडियम ऑफ आप कोई भी चूज कर सकते हैं। बट जैसे फॉर इंस्टेंस आपका एसआई का हो गया या एसएससी का हो गया, इसमें टोटली डिपेंडेंट होता है कि वहाँ का लोकल बोर्ड कैसी लैंग्वेज की चॉइस देता है। मोस्ट ऑफ दी जगह पे आपको चॉइस दी जाती है कि आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में जवाब दे सकते हैं। जो गाइडलाइन आती है उसमें दिया जाता है, और गाइडलाइन नहीं भी होती है तो आप लोग तैयारी करके जाइए कि इंग्लिश में अगर आपको आंसर देने पड़े तो आप कंफर्टेबल हो, ठीक है। इंग्लिश में आंसर देने के लिए प्रैक्टिस करके जाइए। नॉर्मली सब जगह अलाउ होता है, बट फॉर कि कोई आपकी किस्मत बहुत खराब हुई और उन्होंने परमिशन नहीं दी आपको हिंदी के लिए, तो आप अपने वर्स्ट जो फियर है उसके लिए प्रिपेयर होके जाएंगे, क्योंकि वहां आपके पास ऑप्शन नहीं होगा कि अब बिल्कुल इंग्लिश एक दिन में परफेक्ट कर लें आप। जिनको भी इंग्लिश में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है वो बेसिक क्वेश्चंस रट लें। जो बेसिक क्वेश्चंस नहीं है कि टेल मी समथिंग अबाउट योर हॉबीज, योर नेम, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, वाई डू यू वॉन्ट टू ज्वाइन पुलिस सर्विसेज, ये आंसर आप मग कर लें, रट लें, क्योंकि इन आंसर्स को अगर आप एक्सप्रेस करने में वहां इंग्लिश में अटक गए तो आपका पूरा जो कैंडिडेचर है वो वहीं रिजेक्ट हो जाएगा। देखिए, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन में आप अटक जाएंगे तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ कोई इशू नहीं है, शायद नहीं आता होगा, या कोई और टॉपिक है शायद नहीं आता होगा, वो इतना मैटर नहीं रखता।
बट अगर वो आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आप अपने बारे में बताइए और आप इंग्लिश लैंग्वेज में अटक गए, तो फिर वो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो जाएगा कि आप किस लेवल पे कैंडिडेचर है, और उनके लिए कोई मुश्किल बात नहीं कि वो आपको रिजेक्ट कर दे। तो बेसिक क्वेश्चन रट लीजिए, जिनको भी लैंग्वेज की प्रॉब्लम है रट लीजिए, कोई इसमें इशू नहीं है। रट 10-12 क्वेश्चन लिख लीजिए, जैसे इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, योर हॉबीज, वाई डू यू वॉन्ट टू ज्वाइन पुलिस सर्विसेज, ये सारी चीजें रट लीजिए, आंसर लिख लीजिए। ठीक है, लैंग्वेज के बारे में आप अपना वर्स्ट जो भी फियर है उसके लिए तैयार होके जाइए, कपड़ों की प्रैक्टिस कर लीजिए। किसी को भी कोई भी डाउट है तो हमारा नॉर्थ ईस्ट पीएससी में नंबर आपको अवेलेबल है, आप अपनी फोटो उस ड्रेस में तैयार हुए कि सेंड कर दीजिएगा, हम आपको इंस्ट्रक्ट कर देंगे कि ये चीज मैच कर रही है या नहीं कर रही है, जो डायरेक्टली हमसे एसोसिएटेड है। नहीं तो बाकी और सारे ग्रुप में बहुत सारे बच्चे ऐड हैं, आप अपनी फोटो जो कपड़े पहनने वाले हैं उसकी खींच के भेज दीजिए, हम बता देंगे कि आपको ये ओके है या नहीं है। उसके अलावा किसी का कोई डाउट, मॉक इंटरव्यूज जरूर देख लीजिएगा। मैं आपसे, जिन्होंने भी मॉक इंटरव्यूज हमारे साथ नहीं लिए हैं, जिन्होंने लिए उनके लिए वेल एंड गुड है, उनको एक बेसिक आइडिया हो गया होगा। जो भी फर्स्ट टाइमर है वो मॉक इंटरव्यूज जरूर देख ले, चाहे वो किसी भी सर्विसेज का मिलता है अरुणाचल प्रदेश की, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि बोर्ड कैसे एक्सपेक्ट करता है कि आप कैसे प्रेजेंट करें अपने आप को। इसके अलावा कोई और किसी का डाउट, फिर उसके अलावा कुछ और चीजें हम डिस्कस करेंगे। एक और बेसिक टेंडेंसी होती है जब आप वहां पे इंटरव्यू देने जाएंगे, ठीक है, तो विश जरूर करिएगा अपने सीनियर्स को। सबसे पहले देखिए आपको बुलाया जाएगा, प्रोसेस क्या होता है, जो भी नए बच्चे हैं उनको कि नंबर वाइज दे दिया जाता है, और जैसे एक जने का इंटरव्यू चल रहा है तो आपको बाहर एक चेयर पे बैठा दिया जाएगा, वेट करने के लिए बोला जाएगा। जैसे ही वो इंडिविजुअल कैंडिडेट फर्स्ट टाइम वाला निकलेगा फिर वो आपको बुलाएंगे, जब बुलाएंगे तभी जाना है, गेट पे नॉक नहीं करना है, गेट सीधे खोल लेना है। गेट इन केस बंद हो तो नॉक करने नहीं लग जाना है कि नॉक करके कि सर में आई कम इन, ये सब नहीं करना है, गेट खोल लेना है। ठीक है, उसके बाद एंट्री करके चेयर के पास जाके विश करना है सारे मेंबर्स को, स्टार्टिंग विथ जो सेंटर में चेयरमैन बैठे हैं उनको तो हर हाल में विश करना है। बाकी के सामने अगर आप अपना हेड खाली हिला भी देंगे ना, कुछ बोलेंगे नहीं तब भी चल जाएगा। एंड देन उसके बाद अपनी सीट पे बैठना है, सीट पे बैठने के बाद विश नहीं करना है, सीट पे बैठने से पहले विश करना है। जोए, ये मैम लगाएं सर लगाएं, नॉर्मल आप क्या बोलोगे, आप इंटरव्यू से बाहर भी अगर वो लेडी मेंबर से मिलें तो आप मैम यूज करते हैं ना, ठीक है, तो अब मैम बोलिए। एक्चुअल में जो प्रोसेस है, प्रोसेस का बेसिक इंटेंशन यही है कि आपको रिस्पेक्ट देनी है। वो आपका कैंडिडेचर, आपको जज करने वाले हैं, वो आपसे सीनियर है, एक्सपीरियंस में सीनियर हैं, आपके सीनियर होने वाले, आप मैम बोलिए सर बोलिए। मेल मेंबर्स के लिए सर यूज करिए, लेडी मेंबर के लिए मैम यूज करिए, सिंपल है। कभी भी एक जो बहुत बेसिक ट्रिक यूज की जाती है, कई बार वो आपको एसआरटी दे देते हैं। एसआरटी यानी सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। ठीक है, वो आपको बोलेंगे नहीं कि हम आपको ऐसे जो है ये लेडीज फर्स्ट वाले कॉन्सेप्ट को हर जगह नहीं दिया जाता। देखो एक हायरार्की होती है, अगर आप हायरार्की को फॉलो करोगे और बीच में अगर मैम बैठी है तो आपको बीच में मैम को पहले विश करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको जो चेयरमैन बैठा है वो मेल है फीमेल है उसको पहले विश करना पड़ेगा। आप कभी किसी जूनियर को पहले विश करके बाद में सीनियर को विश करते हैं?
हायरार्की आपको फॉलो करनी है बस, जो है इसका, और जेंटलमैन दिखाने की कोशिश में ये ब्लंडर ना कर लीजिएगा। जो सीनियर ऑफिसर है, फॉर इंस्टेंस आपकी बात पे मैं यकीन भी कर लूं कि आपने कर दिया विश और उसके बाद वो जो सीनियर ऑफिसर है उसको बुरा लग गया, और उसी के अंडर में आपका कैंडिडेचर है कि इसने मेरे से पहले कैसे रिएक्ट कर दिया, या पहले मेरे से पहले कैसे विश कर दिया। कई बार वो आपका आंसर सही भी होता है, फिर भी वो आपसे पूछते हैं आर यू श्योर। ये बहुत ही उनका एक तरीके से टैग लाइन है। अगर आप 100% श्योर है तो वो आपसे 3 बार भी पूछ सकते हैं आर यू श्योर, आर यू श्योर। कई बार बच्चे दूसरी बार आर यू श्योर बोलने में बोल देते सर आई एम नॉट श्योर और मेरे को नहीं पता, ऐसे स्टेटमेंट दे देते। जब ऐसे स्टेटमेंट दे देते हैं तो वहीं पे उनको पता चल जाता है कि अपने डिसीजन पे फर्म रहने वाला कैंडिडेट नहीं है, वो एक सिचुएशन रिएक्शन पे इतना आपका जज कर लेते हैं। जो सेंटर में बैठा होगा ना दादो, हमेशा, देखिए फॉर इंस्टेंस आपके 3 मेंबर हैं, 1 2 3, कभी भी चेयरमैन यहां नहीं बैठेगा ना यहां बैठेगा, चेयरमैन हमेशा सेंटर में बैठेगा, और आपसे इंट्रोडक्शन या आपसे पहले बात भी चेयरमैन ही करेगा। ये उनका प्रोसीजर होता है, ये कुछ रूल्स हैं जो वो फॉलो करते हैं कि सबसे पहले आपसे बात चेयरमैन करेंगे। ठीक है दादो, सेंटर में ही बैठे रहते हैं आप उससे, और उनके नाम के आगे प्लेट भी लिखी होगी चेयरमैन करके, उनका डेजिग्नेशन भी लिखा होगा, आपको पता भी होगा कौन है बोर्ड मेंबर में, उससे बहुत सारे हिंट्स होते हैं कि कौन चेयरमैन है, और वो सेंटर में बैठते हैं, सबसे बेसिक चेयर यही है उनकी क्वालिटी। आर यू श्योर पे अपने डिसीजन के से हट नहीं जाना है। ठीक है, आर यू श्योर वो आपसे 5 बार पूछेंगे, 10 बार पूछेंगे, अगर आप अपने आंसर पे श्योर हो आप टिके रहिए। हो सकता है खाली उस आंसर की वजह से आपको सिलेक्शन हो जाए, सिर्फ एक आंसर की वजह से, क्योंकि उससे उनको ये अंदाजा लग जाता है कि आप बड़े फर्म हैं। एसआरटी के बारे में बात कर रहा था। आर यू श्योर जब भी पूछा जाए तो थोड़ा बच के संभल के सोच के, भले 5 सेकंड लग जाए, तब आंसर देना है। और अगर आप बहुत श्योर है तो यस बोल दीजिए, बेधड़क यस बोल दीजिए। एसआरटी फॉर इंस्टेंस आपको दे दिया कि आप पुलिस ऑफिसर है, आपके एरिया में बहुत इशू चल रहा है, कोई भी इशू ले लीजिए, जैसे ड्रग ट्रैफिकिंग का ले लीजिए, और वो बोलते हैं कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो है वो कोई पॉलिटिकल अथॉरिटी का बंदा है, कोई मिनिस्टर है जो कि बहुत पावरफुल है, और आपका प्रमोशन से लेकर डिमोशन सारा कुछ इस मिनिस्टर के अंडर है। फॉर इंस्टेंस होम मिनिस्टर ही मान लीजिए, होम मिनिस्टर ऑफ स्टेट। तो आप इस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करेंगे, ऐसा क्वेश्चंस वो पूछ सकते हैं, ये सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट है। अब इसमें आपका डायलेमा ये है कि अगर आप कंप्लेन करेंगे मिनिस्टर के खिलाफ तो आपका प्रमोशन रुक सकता है, आपकी जॉब भी जा सकती है, इन केस की अगर वो आपके खिलाफ कोई गलत रिपोर्ट दे दे मिनिस्टर की। ठीक है, बट अगर आप नहीं इस पे रिएक्ट करते तो ड्रग ट्रैफिकिंग से बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं, मासेस को, लोकल्स को, लोगों को। तो इस केस में हमेशा आपको फॉलो करना है लॉ ऑफ द लैंड वाला, कि भले ही आपके प्रमोशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर हो, होम मिनिस्टर हो, बट आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है सर्व करने की लोगों को। आपको पावर मिलती है सिस्टम से, आपको सिस्टम से पावर मिलती है, इसलिए आपको हमेशा ऐसे एग्जाम्पल जब भी पूछे जाएंगे तो आपको बोलना है कि हम नहीं डरेंगे, चाहे हमारा सस्पेंशन भी क्यों ना है, और हम ये कोशिश करेंगे कि एविडेंस इकट्ठा कर सके उस मिनिस्टर के खिलाफ। एट मैक्स वो हमारा क्या कर सकते हैं, हमको सस्पेंड करा सकते हैं, इंक्वायरी बैठा सकते हैं, बट अगर हमारे पास एलिमेंट प्रूफ होंगे तो हम जब भी इंक्वायरी बैठेगी हम उनको शो कर देंगे, और चाहे इसकी वजह से हमारा प्रमोशन रुके, ट्रांसफर हो, हम उसके लिए तैयार हैं। आपको ऐसे ओपनली बोलना है, उनको अपने इंटेंशन क्लियर बता देने कि हाँ हम वी आर रेडी टू फेस द पॉलिटिकल मासेस। ठीक है, इसके अलावा कोई डाउट आपके मन में, कोई डाउट हो कोई?
एक और चीज, कभी भी क्रॉस क्वेश्चन नहीं करना है। क्रॉस क्वेश्चंस कभी भी नहीं करना है, एट द एंड ऑफ इंटरव्यू भी, बीच में भी कभी कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं करना है, आर्ग्यू नहीं करना है। किसी पर्सनैलिटी के डायरेक्ट नाम लेने से बचना है। जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशंस हैं या ये हैं, उनके नाम लेने से डायरेक्ट बचना है, अगर बहुत ज़्यादा नेसेसरी नहीं है तो। और जो भी कंट्रोवर्शियल इशू है उस पे आपने अपनी पर्सनल ओपिनियन की जगह जो भी लॉ ऑफ द लैंड है उससे रिलेटेड आपने रिप्लाई करना है। कोई और इसके अलावा आप लोगों के कोई भी इशू? अभी रिसेंटली नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे आया है 2 वीक्स पहले, तो उसकी एक रफ रीडिंग मार लीजिएगा, NFHS के नाम से है, आपको मिल जाएगा। तो इम्पोर्टेंट आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है लॉ ऑफ द लैंड। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लूँ कितना भी कंट्रोवर्शियल है, उसमें आपको हमेशा लॉ ऑफ द लैंड फॉलो करना है। ठीक है, जैसे अभी पुलिसिंग वाला था कि जो प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी ब्रीच हुई है उस पे कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स, हमारे जो स्टूडेंट्स थे। हाँ, तो ज़ेरो आपका क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने मेंशन कर दिया कि एक इशू ये आता है कि जो ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी है, ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी का इशू, आपको पता है कि प्रधानमंत्री जा रहे थे और उनके जो काफिले में ये इशू हो गया। तो आपको एक्चुअल में फॉलो पता होना चाहिए कि प्रोटोकॉल क्या होता है। प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल ये होता है कि जब भी प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं तो सारी एजेंसी कोऑर्डिनेट करती हैं एसपीजी से, उनको सपोर्ट करता है लोकल स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। तो प्रोटोकॉल के हिसाब से वो लैंड जब तक एरिया क्लियर नहीं था तब तक इंफॉर्मेशन प्रधानमंत्री को गो थ्रू नहीं मिलना चाहिए था उस लैंड पे आने का। और इन प्राइम मिनिस्टर कौन सा रूट लेने वाले हैं इसकी भी डिटेल इतनी आसानी से वहां के लोगों को थी। तो फॉल्ट लाइन पे ये है कि प्रोटोकॉल फॉलो नहीं हुआ। आपने किसी गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं करना, किसी पर्सनैलिटी को ब्लेम नहीं करना, क्योंकि मेंबर जो मामला है सब जुडिस है, बट ब्लू बुक होती है एक एसपीजी की। एसपीजी की ब्लू बुक में प्रोटोकॉल लिखा है कि क्या फॉलो करना चाहिए क्या फॉलो नहीं करना चाहिए। और इसमें जो भी रिस्पॉन्सिबल हो इंक्लूडिंग एसपीजी या स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि एट द एंड इंपॉर्टेंट है लॉ ऑफ द लैंड, सेफ्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑफिशियल इंपॉर्टेंट नहीं है। जो पोजीशन है प्राइम मिनिस्टर की वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ब्लू बुक के हिसाब से जिसने भी रूल फॉलो नहीं किए हैं उस पर एक्शन होना चाहिए, बस आपको इतना जवाब देना है। आपको बीजेपी कांग्रेस नहीं करना है वहां पे, आप एक ऑफिशियल है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल है। सैरो क्लियर है आपका? जब भी ऐसा एसपीजी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछे। क्लियर हुआ ज़ेरो? बता दीजिए एक बार कमेंट में। अभी रिसेंटली आसाम के सीएम ने ऑफिशियल्स को हड़का दिया था और बोला गया था कि ये पॉपुलर कल्चर, ये जो कल्चर है ये गलत है। ठीक है, तो एक इशू उठ गया था कि प्रोटोकॉल फॉलो करने चाहिए या नहीं करने चाहिए।
ये क्वेश्चन आपसे बहुत हद तक पूछा जा सकता है कि ये जो असम की, आपको एविडेंस एविडेंस का पता होगा कि असम के चीफ मिनिस्टर जा रहे थे तो उसकी वजह से रास्ता ब्लॉक करना पड़ा ऑफिशियल्स को, जिसकी वजह से लोग बड़े परेशान थे और असम के चीफ मिनिस्टर ने खुद ऑफिशियल्स को अटकाया कि आपने ये रास्ता क्यों बंद कर रखा है। ठीक। तो ऐसे क्वेश्चंस में अब आप देखिए दो हैं। एक है प्राइम मिनिस्टर का मामला, जिसमें एसपीजी और सेफ्टी की वजह से इशू चल रहा है, और एक असम का है जिसमें चीफ मिनिस्टर खुद ही हड़का रहे हैं ऑफिशियल्स को जब वो प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे थे। तो ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें एक्चुअल में सही कौन है। अगर ऑफिशियल्स फॉलो करते हैं तो चीफ मिनिस्टर उनको हड़का देते हैं, और प्रोटोकॉल में थोड़ा सा भी इशू कहीं पे आ गया तो इतना बड़ा नेशनल सिक्योरिटी का इशू बन जाता है। तो दोनों देखिए कितना आयरॉनिकल और कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, दोनों एक दूसरे को अपोज करती हैं। ठीक है, तो ऐसी जगह पे आप क्या आंसर देंगे? आप में से कोई अटेम्प्ट करना चाहता है कि कौन सही था? क्या आसाम के चीफ मिनिस्टर ने जो किया वो सही था, या जो प्राइम मिनिस्टर का रिएक्शन आया था आफ्टर एयरपोर्ट में जाके वो सही था? क्या होना चाहिए आपसे? फॉर इंस्टेंस यही पूछ लिया जाता है इंटरव्यू में, तो आप क्या आंसर देंगे कि क्या सही है? कि पीएम और ये सीएम का जो भी डाउट, दोनों देखिए एकदम अपोजिट एंड पे खड़े हुए हैं दोनों लोग। एक कह रहे हैं कि ये वीआईपी कल्चर है, ये सिक्योरिटी वाला इशू इतना नहीं करना चाहिए, लोगों को रोकना नहीं चाहिए। हाँ, असम के सीएम हेमंत विश्व शर्मा ने बोला था। तो आपको लगता है असम के सीएम ठीक है? और किसी का कोई ओपिनियन? किसी का कोई और ओपिनियन? आप एक एजेंसी हैं, आप पुलिस के अगर मेंबर हैं, तो आप चाहे आपको उस टाइम सीएम गाली भी दे दे, सीएम आपको डांट भी दे, कोई कुछ भी बोल दे, आप प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे, आप रूल्स फॉलो करेंगे। अगर सीएम को इतनी प्रॉब्लम है इस सिस्टम से, अगर इतनी सिस्टम से प्रॉब्लम है तो चेंज दिस सिस्टम। ये उनका काम है लेजिस्लेटिव्स वालों का। आप सिर्फ क्या काम करेंगे? आप प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे, आप सिर्फ सेफ्टी के अरेंजमेंट की बात करेंगे। ये वीआईपी कल्चर पुलिस ने नहीं डिजाइन किया है या सिक्योरिटी एजेंसी ने नहीं डिजाइन किया है। ये डिजाइन करने वाले लेजिस्लेचर है, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिनकी सेफ्टी के लिए इतने लोग लगाए जाते हैं। अगर उनको नहीं चाहिए सेफ्टी तो उनको रिपील करने दो। ठीक है। ताबा, पॉइंट ये है कि प्राइम मिनिस्टर की अगर सेफ्टी में थोड़ी बहुत इशू आया तो इतना बड़ा कंट्रोवर्सी हो गई। सीएम ने, असम के सीएम हेमंत विश्व शर्मा ने, वो कहीं जा रहे थे कहीं विजिट पे, तो उन्होंने उनके लिए प्रोटोकॉल के तहत पूरी रोड खाली करा रखी थी और लोगों को ब्लॉक कर रखा था। तो असम के सीएम ने वहां के ऑफिशियल्स को डांट दिया कि ये तुमने ये क्यों कर रखा है? सीएम आ रहे हैं, भगवान थोड़ना आ रहे हैं, कोई राजा महाराजा थोड़ना आ रहे हैं, कि लोगों को क्यों परेशान कर रखा है? वो कह रहे हैं ये सब वीआईपी कल्चर है, सीएम के लिए रोड को नहीं रोके जाना चाहिए। तो प्राइम मिनिस्टर और ये दोनों एक्चुअल में अलग अलग पोजीशन पे खड़े हैं। अब आपको शायद सिचुएशन क्लियर हो गई होगी। तो इसमें आपको कोई से नहीं देना है कौन सही है कौन गलत है, आपने सिर्फ इतना कहना कि हमारी जो ड्यूटी है, एजेंसी की ड्यूटी है सिक्योरिटी देना, बस। ताबा, सीधी सी बात है, अगर उन्होंने अपने
किसी वजह से डांट भी दिया, तो क्या ऑफिसर को इस बात से बुरा मानना चाहिए? नहीं, वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे। आपने बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट देखे होंगे जब प्रेसिडेंट को के जो काफिले है उसको ऑफिसर ने रोक दिया, ठीक है, जब इमरजेंसी थी। तो इमरजेंसी सिचुएशन को हमेशा इमरजेंसी सिचुएशन की तरह टैकल किया जाता है, उनको नॉर्मलाइज नहीं किया जाता है। जैसे कबाक का क्वेश्चन है कि सर इमरजेंसी आ गई, तो इमरजेंसी के लिए सेपरेट चीजें दी जाती हैं, उसकी गाइडलाइंस है कि अगर इमरजेंसी है तो आपको अलाउ करना पड़ेगा। उस जो प्रॉपर प्रोटोकॉल है उसमें हर चीज के लिए प्लेस है। इमरजेंसी के लिए सेपरेट प्लेस है कि आपको अलाउ करना पड़ेगा। फॉर इंस्टेंस एम्बुलेंस है, तो एम्बुलेंस को तो कोई भी नहीं रोकता। और किसी का क्वेश्चन था कि सर ये ब्लू बुक कौन बनाते हैं? ब्लू बुक एजेंसी की रूल बुक है कि प्राइम मिनिस्टर की सेफ्टी के दौरान एक्चुअल में एक इंसिडेंट हुआ था जब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर होते थे, तब वो गुजरात जा रहे थे, ठीक है, तो गुजरात में उनके ऊपर किसी ने जूता फेंक के मारा था। उस ठीक है, तो जब शूज फेंक के मारा गया था तो उसके बाद ये डिसाइड किया गया था कि स्टेट के ऊपर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं कर सकते प्राइम मिनिस्टर की सेफ्टी, और प्राइम मिनिस्टर की सेफ्टी के लिए एजेंसीज के एक रूल्स और कोड बनाए गए। उस कोड को बोला गया ब्लू बुक, और वो जो एजेंसी है जिसको वो फॉलो करने पड़ते हैं उसका नाम है एसपीजी। ठीक है, तो ये ब्लू बुक के अंदर एक्चुअल में प्रोसीजर लिखा गया कि इन केस ऐसी सिचुएशन है तो क्या करना चाहिए, ठीक है, इन केस फॉर इंस्टेंस की क्लियरेंस नहीं मिली है तो क्या करना चाहिए। वो सारी चीजें लिखी हुई हैं, वो रूल हैं, गाइडलाइंस हैं कि क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं, और उसमें एसपीजी को कैसे वर्क करना है, क्या क्या ऑप्शंस हैं। नहीं तो आप किसी को रिस्पॉन्सिबल कैसे ठहराएंगे कि कौन जिम्मेदार था? ठीक है, तो वो एक गाइडलाइन है, जैसे आईपीसी है ना, आईपीसी में सारे रूल बुक्स हैं, वैसे ही ब्लू बुक में एसपीजी और प्राइम मिनिस्टर की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड सारे रूल्स हैं। इसके अलावा किसी को और कोई डाउट, इंटरव्यू फेस करने में किसी को और कोई डर लग रहा हो? किसी को और कोई ऐसा कोई भी डाउट, कोई स्पेसिफिक डाउट किसी का हो, आप पूछ सकते हैं। ये बेसिक सेक्शन का मतलब यही है कि जिनको कोई भी डाउट हो, कैसे भी डाउट हो, उसके ऊपर जो भी आपका कि हाँ क्लियरिटी नहीं हो रही, आप पूछ सकते हैं। नहीं, एक्सपीएम के लिए वाई और जेड सिक्योरिटी का सिस्टम होता है, वो सिक्योरिटी सिस्टम अलग होता है, और जो ये एसपीजी वाला सिस्टम होता है वो सिस्टम अलग होता है। देखिए, बहुत सारे टीयर ऑफ सिक्योरिटीज होती हैं, नंबर ऑफ ऑफिशियल्स इसमें डिसाइड किए जाते हैं, कौन सी एजेंसी आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएगा ये डिसाइड किया जाता है। ठीक है, तो एक्सपीएम्स के लिए जो एसपीजी है उसकी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। एमओएचए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर अलग अलग सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई जाती है। जेड प्लस सिक्योरिटी दी जाएगी, वाई सिक्योरिटी दी जाएगी, या कोई और सिक्योरिटी दी जाएगी, वो टोटली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है। कैनबीस का इशू है, तमेश ने पूछा कैनबीज इंडिया में लीगल क्यों नहीं है? कैनबीस का एक्चुअल में ना फार्मा इंडस्ट्री के प्रोडक्शन के लिए, मेडिकल पर्पस के लिए अलाउ है, बट सिर्फ रिसर्च के लिए इंडिया में अलाउ है। और ये डिबेट उठी है बहुत सारी जगहों पे कि जो मैरिजुआना है या जो लाइट नशे हैं, हल्के नशे हैं, उनको अलाउ कर देना चाहिए इंडिया में। इंडिया में क्यों नहीं है?
एज सच इसका कोई वैलिड आर्ग्यूमेंट दे नहीं पाए हैं, क्योंकि जो आर्ग्यूमेंट दिया जाता है वो है कि ड्रग की प्रॉब्लम, ड्रग ओपनली बिकेगा या ये सारे इशू आएंगे। उसके अलावा फार्मा लॉबी का बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है। फार्मा लॉबी यानी जो मेडिसिन से रिलेटेड इंस्टीट्यूशन है, कि वो चाहती हैं कि जो ये मैरिजुआना है इसका सिर्फ और सिर्फ यूज़ मेडिकल पर्पस के लिए हो, और वो मेडिसिन पे रिसर्च या मेडिसिन पर्पस के लिए जो भी है वो सिर्फ परमिशन हो फार्मा लॉबीज को। ठीक है, तो बेसिकली लॉबिंग का कॉन्सेप्ट है कबाक, मतलब मैं आपका क्वेश्चन समझ नहीं पाया, क्वेश्चंस को आप दोबारा बेटर फ्रेम करने की कोशिश करिए। सर कैन वी फॉरवर्ड टू जुडिशियल दावा को, कि जैसे फॉर इंस्टेंस आपसे वो पूछ लिया जाए कि आपका खुद का मॉरल स्टैंड क्या है, वो आपको प्रेशराइज करके बोले, जैसे आप बोल दीजिए कि हाँ मैं जजमेंट के हिसाब से अभी वेट कर रहे हैं, इंडिया में ये मामला बहुत ग्रेइश है, कोई क्लियरिटी नहीं है। जैसे फॉर इंस्टेंस बहुत सारे ये जो मामला रहा था, एनसीबी ने बहुत सारे लोगों को बुलाया भी था। ज़ेरो उस पर अभी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जब फॉर इंस्टेंस बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल इशू आ जाए, तो फर्स्ट कोशिश आप हमेशा करिए कि हाँ कि इस पे अभी मामला क्लियर नहीं है, और अगर सुप्रीम कोर्ट या लेजिस्लेचर कोई चेंज करता है तो उसके हिसाब से फॉलो करना चाहिए। बट वो आपसे क्रॉस क्वेश्चन करके पूछ लेते कि व्हाट इज योर मॉरल स्टैंड। तो आपका क्या मॉरल स्टैंड है ड्रग्स को लेके? अभी उस पर बात करते ताबा, पहले एक चीज को लेके जो ये marijuana या कैनिबिस वाला मामला है। ठीक है, आप किसी भी चीज को लेके, कोई भी गलत चीज को कभी भी सपोर्ट करने की पोजीशन पे आप ना दिखें, जब तक कि वो आपका लॉ ऑफ लैंड आपको अलाउ नहीं करता है। ठीक है, आप अभी यही मॉरल स्टैंड बना के रखेंगे कि अभी इंडिया में जो सिर्फ और सिर्फ मेडिसिनल के लिए अलाउड है, और इंडिया में बहुत सारा इशू है, कैनबीस की बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हैं, उसका मिसयूज़ बहुत होता है। तो अभी तक जो मॉरल स्टैंड मेरा यही है कि आपको उन जो भी लोग हैं जो जिनको आदत पड़ गई है, जिनके ट्रीटमेंट के लिए ज़रूरत है कैनबिस की, सिर्फ उनको परमिशन मिलनी चाहिए। यानी एट द एंड आपको बोलना है कि मेडिसिनल पर्पज़ के लिए अभी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल इशू है, तो आपको इसको बहुत ही ज़्यादा बैलेंस तरीके से बोलना है, कि कभी भी ऐसा नहीं कहना है कि सर कि आप लीगलाइज कर दीजिए कैनबिस को या मरिजुआना को, क्योंकि आप इंटरव्यू दे रहे हैं पुलिसिंग का। अगर यहीं आप इंटरव्यू दे रहे होते आईएएस आईपीएस या एपीपीएस का, तब आप बोल सकते थे कि हाँ फॉरेन में लीगल है, अभी आप लीगल कर सकते हो इंडिया में भी। ठीक है, तो जो भी आपको एक ऐसा स्टैंड ले लेना है कि हाँ जी अभी मेडिसिनल पर्पस के लिए अलाउड होना चाहिए, उसके अलावा अभी वो सिचुएशन राइप नहीं हुई है इंडिया में, सिचुएशन को देख के, कंडीशन को देख के यूथ की, कि हम इसको ओपनली सपोर्ट करें कैनबीज या मरजुआना का हटाने के लिए। क्योंकि आप पुलिसिंग का इंटरव्यू दे रहे हैं, आप आईएएस या आईपीएस वगैरह का इंटरव्यू नहीं दे रहे जब आपको मॉरल स्टैंड की जरूरत है। नहीं, आपको अगेन लॉ ऑफ द लैंड पे फोकस करना है। ठीक है, इसके अलावा अब पहले मैं बाकी क्वेश्चंस को हैंडल कर लेता हूँ। जुमके, एक मेरे को बात बताओ, पहले जुमके का क्वेश्चन ले लेते हैं कि इतना डिफरेंट डिपार्टमेंट से, फॉर इंस्टेंस कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टूडेंट होगा, कोई
मेडिकल का स्टूडेंट होगा, कोई डेंटिस्ट होगा, कोई और किसी अलग अलग डिपार्टमेंट से आ रहा होगा, कोई हिस्ट्री का आ रहा होगा। तो जुमके मेरे को बस इतना जवाब दे दो कि पुलिस बनने के लिए कौन सी पढ़ाई करनी जरूरी होती है? कोई कोर्स है डेडिकेटेड इंडिया में? जुमके अगर कोई कोर्स है डेडिकेटेड तो बता दो मेरे को, कोई कोर्स तो है नहीं। है कोई कोर्स जुमके, यस और नो? कि पुलिस बनने के लिए क्या क्या क्वालिटीज चाहिए आपको, अगर ऐसा ही बनना है तो क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए? तो पॉइंट इज ये कि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपको कंफ्यूज करने के लिए, आपको कॉन्फिडेंस आपका शेक करने के लिए कि आप तो इस डिपार्टमेंट के लिए सही कैंडिडेट है ही नहीं। तो आपसे ये जब क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो आपके अंदर में ये फील आने लग जाता है कि शायद मैंने गलत पढ़ाई की है, या मैं गलत फील्ड से आता हूं, और मैं शायद इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हूं। बट ऐसा तो है नहीं, आप रिटर्न में सब दे के आए हैं, आप क्वालिफाई करके आए हैं, तो क्या वो सब्जेक्ट इतना मैटर करता है? नहीं करता। ठीक है, आपको बस जस्टिफाई करना है कि सर मेरी प्रायोरिटी हमेशा से पुलिसिंग रही थी, और वो आपको जस्टिफाई या किसी भी तरीके से कर सकते हैं कि आप बचपन से पुलिस में जाना चाहते थे, कोई इंसिडेंट हुआ जिसने आपको शेक किया, कोई पुलिस की प्रॉब्लम या कोई ऐसा इंसिडेंट नेगेटिव वे में पुलिस के साथ हुआ जिसने आपको शेक किया, कोई फैमिली मेंबर है, आपको क्या पुलिस में अच्छा लगता है? क्योंकि सब्जेक्ट तो सबके अलग अलग हो सकते हैं, कोई आयुर्वेद का स्टूडेंट हो सकता है, कोई साइंस का स्टूडेंट हो सकता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टूडेंट, कोई जूलॉजी का, सब अलग अलग हैं, और ये सबके लिए अलग रहने वाला है। आपको फोकस करना है कि आपको पुलिस क्यों बनाए, वो सब्जेक्ट मैटर ही नहीं करता। तो सब्जेक्ट वाले डाउट जिनके भी हैं वो यहाँ पे क्लियर कर लें। सब्जेक्ट का एक्चुअल में इशू है ही नहीं आप लोगों के साथ, वो सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए है। ठीक है, सब्जेक्ट वाले जितने भी इशू थे, जिनके भी इशू थे, और कभी भी जानबूझ के रनिंग और ये सारी आपको एक्टिविटी या हॉबी नहीं रखनी है। अगर आप रनिंग सिर्फ इसलिए पर्पस पे रख रहे हैं कि पुलिस ऑफिसर होने के लिए आपको रनिंग करना जरूरी है, नहीं। आपका फिजिकल टेस्ट वो ऑलरेडी कर चुके हैं, आप जो हॉबी फॉलो करते हैं एक्चुअल में, जिसके बारे में कंफर्टेबल है, वो हॉबी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, इट्स ऑल राइट। मतलब आपको हॉबी के बारे में बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, चाहे आपकी कितनी भी आउट ऑफ द बॉक्स हॉबी क्यों ना हो। ड्रग एडिक्शन की बात पे, देखिए ड्रग एडिक्शन की प्रॉब्लम हमेशा से कभी भी एक आंसर नहीं हो सकता, ये मल्टी फैसेटेड प्रॉब्लम है, और इसके सोल्यूशन मल्टी फैसेटेड ही होंगे। ठीक है, तो ड्रग की सबसे पहले तो नॉलेज नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है, पीयर प्रेशर है। ठीक है, बॉलीवुड का भी बहुत सारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट गलत वे में बहुत सारी चीजें प्रमोट की जाती हैं। हमारी सोसाइटी में ओपनली बात नहीं की जाती इन सब इश्यूज में, तो टैबू है। जब बात नहीं की जाती तो इन्फॉर्मेशन नहीं है, नॉलेज नहीं है, गलत इन्फ्लुएंस आ जाता है, इसलिए अवेयरनेस प्रोग्राम की जरूरत है। बॉलीवुड में गाइडलाइंस की जरूरत है कि आपको अगर कोई इश्यू दिखाना भी है तो उसको इस तरीके से दिखाए कि वो प्रमोट ना करे। जैसे पुष्पराज एक मूवी आई, पुष्पराज मूवी से किसी ने इन्फ्लुएंस होके आज की ही न्यूज है कि मर्डर कर दिया, वो अल्लू अर्जुन से इतना इंस्पायर हो गया कि उसने मर्डर कर दिया। अब आप इसको कैसे रोकोगे? ठीक है, तो ड्रग की प्रॉब्लम का कभी भी एक सोल्यूशन नहीं हो सकता। काउंसलिंग से लेके ड्रग वाले आपके रिहेबिलिटेशन सेंटर से लेके पुलिसिंग से लेके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेके स्कूल में क्लास से लेके घर में बात, सब कुछ करना पड़ेगा आपको। हेल्थ को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी आपको, स्कूल से लेके हर चीज पे बात करनी पड़ेगी, ओपनली बात करनी पड़ेगी एट एवरी डोमेन, ताकि वो घर पे भी कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस ना आए, बाहर आए तब भी आप उससे टैकल कर सके।
ठीक है, ड्रग का इशू बहुत बड़ा इशू है। और कोई आपको लगता है काउंसलिंग, एक काउंसलिंग इम्पैक्ट डालेगी? नहीं, काउंसलिंग चाहिए, उसके अलावा भी आपको बहुत सारे और चीजें चाहिए, पुलिसिंग चाहिए। इंटरनेट पे बहुत खुलेआम बिकता है नशा आपको, वहां पे भी साइबर सेल की प्रेजेंस चाहिए इस लेवल पे। ठीक है, फैमिली के लेवल पे बहुत बड़ा टैबू है, इस पे ओपनली बात होनी चाहिए, नशे के ऊपर क्या साइड इफेक्ट्स हैं, क्या है। बहुत बहुत आपके पास एग्जांपल्स हो सकते हैं, बहुत हर एक लेवल पे आपको डिस्कस करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा किसी का और कोई क्वेश्चन था? हाँ, इंटरव्यू का टाइम कितना होता है? देखिए 15 से 20 मिनट टाइम होता है, डिपेंड करता है अलग अलग एग्जाम्स के ऊपर। फॉर इंस्टेंस अगर आप एसआई की अगर स्पेसिफिक बात करें तो 15 से 20 मिनट एट मैक्स होगा आपका, इससे ज़्यादा आपका नहीं होगा। बहुत सारे लोगों का तो इंटरव्यू के मार्क्स एक्चुअल में मैटर भी नहीं करेंगे, जिनका फर्स्ट और सेकंड फेस यानी फिजिकल और रिटर्न बहुत अच्छा हो। ठीक है, बट आपको इसमें भी मैक्सिमम स्कोर करने की कोशिश करनी है, आपको कोई मौका नहीं देना है किसी को कि वो आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट करे। इसके अलावा और किसी का कोई डाउट था? ताबा को कि हमने किसी को ब्लेम नहीं किया, हमने कहा कि हम प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे। सीएम को ना ब्लेम किया, ना कभी ब्लेम करेंगे, हम किसी अथॉरिटी को ब्लेम नहीं करेंगे। मेरा कहने का पर्पस ये था कि अगर सीएम ने डांटा तो उसको नेगेटिव वे में डिपार्टमेंट को नहीं लेना चाहिए, उसको भी एक पॉजिटिव एस्पेक्ट में रखना चाहिए। टर्बिडिटी, टर्बिडिटी के बारे में मैं एक बार खुद चेक कर लूंगा कि अब आप स्पेसिफिकली आप अपने लोकल रिवर के बारे में या कामेंग रिवर के बारे में पूछ रहे हैं। ठीक है, टर्बिडिटी, टर्बिडिटी के बारे में मेरे को एज एट प्रेजेंट अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, उसको मैं चेक करके आपको रिपोर्ट कर दूंगा। यूएपीए के डिमेरिट्स, यूएपीए के डिमेरिट्स बहुत सारे हैं। बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं जिनको एक भी हियरिंग नहीं मिली। देखिए, लॉ का काम क्या है कि जो क्रिमिनल है उसको पनिश करना, बट यूएपीए जैसे ही किसी पे लगता है, एक तो मॉरल बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आता है कि इसने कुछ ना कुछ तो गलत किया है। उसके अलावा खाली यूएपीए में प्रोडक्ट प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के बिना ही बहुत सारे लोग, एक हियरिंग तक नहीं मिली और वो जेल के अंदर है। तो यूएपीए एक्चुअल में क्या करता है, आपके फंडामेंटल राइट्स को कई जगह पे ओवरराइड करके आपको सीधे पुलिस को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर देता है कि वो आपको अरेस्ट कर दें। तो ऐसे बहुत सारे एक्टिविस्ट बंद हैं जिनको एक हेयरिंग तक नहीं मिली है। ठीक है, तो यूएपीए का सबसे नेगेटिव पॉइंट तो यही है कि हेयरिंग का बहुत बड़ा इशू है। ठीक है, दूसरा ये है कि पर्सनल मिसयूज हो सकता है किसी भी पुलिस ऑफिसर के द्वारा। यही मैं कह रहा हूँ, जोए की सबसे बड़ा इशू है मॉरल पुलिसिंग का। एक कॉन्सेप्ट आता है मॉरल पुलिसिंग का। मॉरल पुलिसिंग वो सारी चीजें होती हैं जो एक्चुअल में लॉ में गलत ना होते हुए बट आपके लिए मॉरली गलत हो। यानी फॉर इंस्टेंस, कोई ऐसी चीज है जिसके लिए आपको लॉ अलाउ करता है लेकिन आपकी सोसाइटी अगर अलाउ नहीं करती है, उसको मॉरल पुलिसिंग कहते हैं। तो अगर आप पे यूएपीए लग जाता है तो यूएपीए के हिसाब से आपके आसपास की सोसाइटी तो ये मान लेगी ना कि आपने कुछ गलत किया, आप एंटी नेशनल हैं। बट वो यूएपीए आजकल तो पॉलिटिकल रीजंस के लिए भी लगाया जा रहा है, जिनके खिलाफ कुछ प्रूफ भी नहीं हुआ उसके खिलाफ भी पॉलिटिकल रीजंस की वजह से यूएपीए लगाया जा रहा है। ठीक है, तो यूएपीए के साथ आपको सिर्फ इतना चेंज सजेस्ट करना है कि अगर आप यूएपीए लगाते हैं तो उसकी भी इंक्वायरी स्टार्ट कर देनी चाहिए विद इन अ टाइम फ्रेम। ठीक है, जैसे ताबा ने बोला है कि देयर इज अ मेडिसिन दैट रिड्यूस ड्रग क्रेविंग। क्रेविंग
का जो इलाज है, कभी भी आप कोई भी देखिए ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर में जाइए, कई बार जो ड्रग एडिक्टेड हो जाता है उसको ड्रग अगर छुटाना है तो उसका एक ही तरीका है कि उसकी डोज आपको कम कम करते करते उसके साथ साथ काउंसलिंग करनी पड़ेगी आपको। तो ड्रग्स से अगर आप बेसिकली देखें तो ड्रग्स का अगर मैनिक रोकना है, अभी पहले ड्रग वाले पे आ जाते हैं, उसके बाद यूएपीए में इतना हार्ड क्यों है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ड्रग में मेनली एक्चुअल में वो लोग हैं जो एक तो अंडर द इफेक्ट ऑफ ड्रग आ सकते हैं इन फ्यूचर, और एक ऑलरेडी वो हैं जो एडिक्टेड है। मॉरल पुलिसिंग मतलब मॉरल गाइडेंस, अवेयरनेस, एक प्रॉपर सिस्टम बना के चेकिंग, ठीक है, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर पुलिसिंग से आप जो फ्यूचर में कांटेक्ट में आने वाले उनको तो रोक सकते हैं, बट वो जो एडिक्टेड हो गए ना, आप अचानक से ड्रग बंद करके उनकी जान ले लेंगे। तो इनका एक ही है कि आपको रिहेबिलिटेशन का भी अगर प्रोसेस पता होगा तो इनकी ड्रग इनको दिया जाता है इनिशियली में। फॉर इंस्टेंस जो अगर 20 mg ले रहे थे तो 18 mg किया जाएगा, फिर 16 mg किया जाएगा। 2 से 3 महीने का पूरा प्रोसेस होता है, थोड़ा थोड़ा ड्रग उनको दिया जाता है, अचानक से नहीं छुड़ाया जाता है। तो जो एडिक्टेड है उनके लिए पॉलिसी अलग बनेगी, बाकियों को रोकने के लिए पॉलिसी अलग बनेगी। वन साइज फिट ऑल वाली कोई भी डिसीजन नहीं लेती सरकार, ना आपको लेने हैं, ठीक है। और अगर वो मेडिसिन टेस्टेड है तो वो रिहेबिलिटेशन वाले लोग देंगे। आपको अपना जो भी पर्सन एडिक्टेड है उसको रिहेबिलिटेड में डालना पड़ेगा एज अ पुलिस ऑफिसर, आप खुद टेस्ट नहीं करेंगे, ये आपका काम भी नहीं है। आपका काम है रोकना, पकड़ना लोगों को जो इन्वॉल्व है पेडलिंग में। देखिए अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट में मोस्टली प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ हियरिंग का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। जब हियरिंग ही नहीं हुई तो कोई जो प्रॉब्लम है कि क्या इनके साथ दिक्कत है वो डिसाइड ही नहीं हुआ, और अगर वो डिसाइड ही नहीं हुआ तो जो प्रोसेस है वो बहुत स्लो हो जाता है यूएपीए के अंडर। और यूएपीए का मतलब ये है कि नॉर्मली ऐसा माना जाता है बाय स्टेट कि ये बंदा कुछ खतरनाक नुकसान किया जा कर सकता है। ये दो पुलिस सिस्टम आपके चलते हैं, एक एसएसपी वाला पुलिस सिस्टम चलता है और एक डीजीपी वाला नॉर्मल पुलिस सिस्टम चलता है, ठीक है। उसके अलावा यूएपीए के बारे में आपसे कभी भी अगर कोई भी व्यू पूछेंगे, अगर आप पुलिसिंग में जा रहे हैं तो आपको बोलना पड़ेगा कि अंडर सर्टेन कंडीशन इट इज़ नेसेसरी कि डायरेक्ट अरेस्ट हो इंडिविजुअल का। आपको कभी भी कोई भी चीज़ को जब जज करना होता है ना, उसके पॉजिटिव भी देखने पड़ते हैं, उसके नेगेटिव भी देखने पड़ते हैं। एज अ पुलिस फोर्स कई बार ऐसा होता है कि आपको लगता है कि ये आदमी गलत काम करने वाला है, वो करने वाला भी होता है, बट आपके पास प्रूफ नहीं होते तो आप उस कंडीशन में क्या करोगे। फॉर इंस्टेंस टेररिस्ट है, आपको लगता है ये टेरर एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने ही वाला है, आपको श्योरिटी है, बट आपके पास अभी प्रूफ नहीं है, तो क्या आप इसको खुले जाने छोड़ देंगे। उसके पास कोई बॉम्ब नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, और वो बोले कि मेरा 32 हीबियस कॉर्पस में मेरा ये राइट बनता है कि नहीं आप मेरे को अरेस्ट नहीं कर सकते। या फिर आर्टिकल आप 23 बोल दे कि मेरा 23 आर्टिकल 23 है कि मेरे को आप कैसे सजा दे सकते हैं। उस कंडीशन में जब लार्जर प्रॉफिट हो तो आपको यूएपीए इतनी पावर देता है कि आप उसको अरेस्ट कर सके, ठीक है। तो कई बार आपको ऐसा अरेस्ट करना भी जरूरी होता है। तो ये प्रोविजन एक्चुअल में इमरजेंसी कंडीशन के लिए दिए गए थे, जब स्टेट को ऐसी प्रॉब्लम के साथ टैकल करना हो जिसके लिए नॉर्मली आईपीसी में नहीं दिए गए हैं। के अलावा किसी का कोई और डाउट।
किसी का और कोई डाउट जो रह गया हो, क्या ड्रेस पहननी चाहिए? कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं आता तो नो सर बोल दीजिएगा। और कभी भी पर्सनल जो क्वेश्चंस हैं उसमें कोई भी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट नहीं देनी। अगर आपसे वो पूछें कि टेल मी एनी टू रीजंस व्हाई वी शुड नॉट सेलेक्ट यू, ठीक है, एक क्वेश्चन ये है कि टेल मी एनी टू रीजन व्हाई वी शुड नॉट सेलेक्ट यू, आप लोगों से अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप इसका क्या जवाब देंगे? आप सबसे ये है कि व्हाई शुड वी नॉट सेलेक्ट यू एज अ पुलिस ऑफिसर। चलिए, आप लोगों के सबके शायद डाउट क्लियर हो गए हैं, तो इसको इस सेशन को यहीं रैप अप करते हैं। जो लास्ट क्वेश्चन मैंने पूछा था कि व्हाई वी शुड नॉट सेलेक्ट यू, इसका अगर आंसर देना हो तो क्या दिया जाए? तो इसमें आपको बेसिकली सीधे ये बोलना है कि अगर सर देयर इज एज सच नो रीजन दैट यू शुड नॉट सेलेक्ट मी, एक्सेप्ट कि अगर आपको ऐसा लगता है कि देयर इज बेटर कैंडिडेट देन मी, उसके अलावा कोई और कोई ऐसी कंडीशन नहीं है जिसमें आप मेरे को ना सिलेक्ट करें, मैं अपने आप को एक कैपेबल कैंडिडेट मानता हूँ। इसका आंसर आपने सिर्फ इसी कंडीशन में देना है। उसके अलावा आपको अपने कोई नेगेटिव पॉइंट वहां पे नहीं गिनाने बैठ जाना है। अपना नेगेटिव पॉइंट तो भुला, गलती से भी कोई नहीं बताना है कि मेरे अंदर ये कमी है, ठीक है? नेगेटिव पॉइंट बताने से बचना है आप। ठीक है, इसको फिनिश करते हैं। ड्रेसिंग वगैरह के साथ कंफर्टेबली जाइएगा, डॉक्यूमेंट्स अपने सारे रख लीजिएगा। उसके अलावा कोई भी इश्यू हो तो मॉक इंटरव्यूज देख लीजिए, एक आधा आपको गाइडलाइन मिल जाएगी, बेसिक आइडिया मिल जाएगा। टाई के बारे में बता ही चुका हूँ। 15 से 20 मिनट का होगा। लैंग्वेज में आप इंग्लिश की तैयारी करके जाइए, मोस्ट प्रोबेबली आपको ऑप्शन मिलेगा। आप प्रिपेयर होके जाइए इंग्लिश के लिए। जो क्वेश्चन नहीं आता उस पर नो सर बोल देना है। पर्सनल क्वेश्चन के हर एक क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करनी है जो डायरेक्टली आपकी चॉइस बेस्ड क्वेश्चन है। बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है, नहीं आता है बिल्कुल मना कर दीजिए, अटेम्प्ट करने की कोशिश मत करिएगा। हाँ ज़ैरो, आपका काम क्या है? क्या पुलिस उस कंडीशन में, आप सीधी सी बात बोलिए कि क्या एक्चुअल में आप लोग उसके लिए ट्रेंड हैं अभी, कि आप इसका जवाब दें कि डिटेंशन में वायलेंस में क्या करना चाहिए। नॉर्मल आपको बोलना है कि यस, हर पॉसिबल चीज लेनी चाहिए इंक्लूडिंग सेक्शन 144 जब भी वायलेंस है। आपसे कभी इतना डेप्थ में वो क्वेश्चन एक्चुअली में पूछेंगे नहीं कि करना क्या चाहिए, बट अगर आपसे कोई पूछे तो प्रिवेंटिव डिटेंशन बिल्कुल कर सकते हैं आप। वायलेंस को बचाने के लिए ही तो प्रिवेंटिव डिटेंशन रखा गया है। सेक्शन 144 ऑफ सीआरपीसी ये भी तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन के लिए रखा गया है। तो हर एक वो चीज जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन के लिए रखी गई आप उसका यूज कर सकते हैं। अगर ऐसी सिचुएशन है, वायलेंस है, या बहुत कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई है कि जिसको आप और किसी तरीके से टैकल नहीं कर सकते, तो आपको यूज करना पड़ेगा। वो प्रिवेंटिव डिटेंशन उसी के लिए है। ठीक है, इसके अलावा कोई और डाउट? इसको रैप अप करते हैं, और होप कि आप लोगों के काफ़ी मेजोरिटी ऑफ डाउट क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, इसके अलावा थोड़े से कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस पे तैयार। ज़ेरो, एक मेरे को बात बताओ, दंगा हो रहा है, वायलेंस हो रहा है, वायलेंस में आप अरेस्ट करने सीधे चले जाओगे या उससे पहले आपको ये कुछ चीज़ें यूज़ करनी पड़ेंगी, जैसे वाटर कैनन, टीयर गैस? अगर भीड़ इकट्ठा हो गई है, वो आप पे स्टोन पैल्टिंग कर रही है, तो आपको ये यूज़ करना पड़ेगा, वाटर कैनन, टीयर गैस। उसके बाद जब चीज़ें सेटल डाउन हो जाएंगी और अगर आप उनको अरेस्ट करने की सिचुएशन में, आप अरेस्ट भी करेंगे,
बट अब मान लो 2000 लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई है, वो आप स्टोन पेल्टिंग कर रही है, तो आप क्या उनको अरेस्ट करने की प्रायोरिटी होगी? ये क्वेश्चन इन्वायरमेंट या डेवलपमेंट, आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो ये आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे? आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो आपसे ये क्वेश्चन पूछेंगे? जोए इन्वायरमेंट वर्सेस डेवलपमेंट, ये पुलिस के डोमेन का क्वेश्चन है? नो। क्या ये बहुत बड़ा इशू है वर्ल्ड लेवल पे? यस। ये किससे रिलेटेड क्वेश्चन है? आईएएस आईपीएस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर से रिलेटेड क्वेश्चन। इन केस आपसे पूछें तो गो फॉर, ऑलवेज गो फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऑलवेज गो फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है। मैं आपको बता ही चुका हूँ कि एज एन इंडिविजुअल आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जवाब देना है। आपसे ये ऐसे क्वेश्चन वो नहीं पूछेंगे। ठीक है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ख्याल जो एजेंसीज हैं वो रखती हैं। क्लियरेंस आपको चाहिए होता है बहुत सारी जगहों पे, अगर क्लियरेंस पे कोई इशू है तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने बंद बुलाया है वो लीगल लड़ाई लड़ सकती हैं। आपको हमेशा आंसर देना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम पे, कि ऐसा डेवलपमेंट आपको करना है जिसमें इन्वायरमेंट को नुकसान ना हो। ठीक है। जो आपसे नहीं पूछेगा और पूछेगा तो गो फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दैट यही आपको बचाएगा हर एक ऐसे क्वेश्चन से। ठीक है। जैसे इस प्रोजेक्ट की अगर स्पेसिफिक अगर बात करें तो क्या जो एजेंसीज है उन्होंने उनको क्लियरेंस दिया? ठीक है। अगर क्लियरेंस गलत दिया गया है तो कोई केस बनता है। बहुत सारे लॉ हैं एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के ऑलरेडी। तो जो फाइट है वो फाइट हर लेवल पे लड़नी पड़ती है उन ऑर्गेनाइजेशंस को, लेकिन आपका वो काम नहीं है, आपका काम है पुलिसिंग। ठीक है। ओके, तो इसको फिनिश करते हैं, काफी लंबा सेशन हो गया। सबके लिए बेस्ट विशेज है नॉर्थ ईस्ट पीएससी की तरफ से, मेरी तरफ से। कोई भी डाउट हो, लास्ट मिनट डाउट, नॉर्थ ईस्ट पीएससी में अमरजीत सर का नंबर आप लोगों के पास है, बाकी नहीं तो पर्सनल नंबर भी है, पेज भी है, फेसबुक भी पेज, आप कहीं पे भी सवाल पूछ सकते हैं। और बहुत इधर उधर की बातों पे फोकस ना करिए, फोकस करिए पर्सनल क्वेश्चंस पे। ठीक है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर यहाँ आप अटक गए तो आपका कैंडिडेचर यहीं पे चला जाएगा। कैंडिडेट, आप पुलिस ऑफिसर बनने जा रहे हैं, आप देश की पॉलिसी नहीं बनाने जा रहे हैं अभी। ठीक है। आप हमेशा उस क्वेश्चंस के लिए तैयार रहिए जो एज अ पुलिस ऑफिसर आपको जरूरी हो। चेंज, खुदा परमात्मा बनने की कोशिश ना करिए, पुलिस ऑफिसर बनने की कोशिश करिए, आप पुलिस ऑफिसर बन जाएंगे। वही क्वालिटीज पे फोकस करिए जो पुलिस ऑफिसर के लिए जरूरी होती है। ना लेफ्ट ना राइट, बस सीधा पुलिस बनना है आपने, पुलिस। ठीक है। पुलिसिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस पे फोकस रखिए। फॉर इंस्टेंस आपको मैं बता देता हूँ, उन्होंने पूछ लिया कि इन्वायरमेंट वाला इशू है, कहना सर आई एम नॉट क्लियर, मैं मानता हूँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसके ऊपर मेरे को नहीं आइडिया। बस खत्म हो गया आपका काम, यहीं पे आपका आंसर हो गया। ठीक है। ओके, तो गुड नाइट है आपके लिए। सब्जेक्ट आपकी कभी भी कोई दिक्कत नहीं है, और आपका एक्सपीरियंस कहीं पे भी हो, फॉर इंस्टेंस आप कहीं इंप्लॉयड हो, एक लास्ट पॉइंट है, वो आपसे बोले कि आप मैकेनिकल इंजीनियर हो, आप ये सब छोड़ के पुलिस क्यों बनना चाह रहे हो? तो ठीक है, तो आप इसमें बताना है कि हाँ सर मेरा मोटिवेशन गाइड ये सब हमेशा से ये था, बट कुछ फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से मैं ये काम कर रहा था, और जो यहाँ का एक्सपीरियंस है मैं वो यहाँ पुलिसिंग में यूटिलाइज करूंगा। बस आपको इतना बोल देना है। ठीक है, तो इसको फिनिश करते हैं, रैप अप करते हैं। गुड नाइट। उम्मीद है आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा ये सेशन, और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाके इंटरव्यू दीजिए, बस एक स्टेप दूर हैं आप। ठीक है। और और कोई भी डाउट हो आप पूछ लीजिएगा। आप लोग पूछने से इतना डरते क्यों हैं? ठीक है।
ठीक है, गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट, गुड नाइट।